ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं आज क्लास नंबर फर्स्ट है, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। कुछ बातें और बता दूं, हल्की फुल्की चेंजिंग है इस साल इस चैप्टर में, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 जब आया तो उसमें कुछ चेंज करके गया इसके अंदर। तो जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वो नए रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे इसके ऊपर, और नए रूल के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले थोड़ी सी चीज हम समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कंपनी एक्ट हटा देते हैं क्योंकि नई वाली कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाया जाएगा इसको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, जब कंपनी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को बनाता है, और जब एक कंपनी ये दोनों चीजों के अलावा एक चीज और शो करती है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना ध्यान से, तो ध्यान से देखना, ये तीन चीजों की रिपोर्ट जिसमें बैलेंस शीट सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी का बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना जरूरी हो गया है। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? पापा को पैसे मिलते हैं, घर में आते हैं, मम्मी को खर्चे के लिए देते हैं, इसके अलावा और भी कई काम में पैसे लगते हैं। तो वो पैसे पे नजर रखी जाती है कि पैसा कहां जा रहा है, एग्जैक्टली किस चीज में यूज हो रहा है। अगर एक बिजनेस को यह बात पता हो कि मेरा पैसा या हमारा पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा, तो आपको बता दें अच्छी तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये देख के ये पता चल जाता है कि बिजनेस का मैनेजमेंट किस तरफ ज्यादा है। इसमें बेसिकली हम तीन तरीके की एक्टिविटीज के ऊपर काम करते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है, क्या वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है? ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की ट्रांजैक्शन, बिजनेस के सेल परचेज, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस से कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम है वो, वेजेस, सैलरीज, इन सब चीजों में क्या पैसा जा रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इस पे नजर रखने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भाई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? इन्वेस्टिंग, आपको पता है कोई बिजनेस जब काम करती है तो अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर देती है बाहर। आपने अभी पीछे पढ़ा, कई बार जब पार्टनरशिप पढ़ा तो उसमें लिखा होता है इन्वेस्टमेंट, पढ़ा था ना आपने, पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें कई बार ऐसा आ गया कि इन्वेस्टमेंट मिल गया आपको, या डिसोल्यूशन में कई बार देखा आपने इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास, या कई बार फिक्स एसेट। फिक्स एसेट तो हमेशा देखते हो आप। तो बिजनेस जो है वो अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट भी करते हैं, या कोई एसेट्स खरीदते हैं या एसेट्स को बेचते हैं। तो ये जो इस तरीके की एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बिजनेस जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करती है उसकी ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से पैसा जा रहा है, कहां पे पैसा लग रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, उसके लिए जो बनाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, बिजनेस बिना पैसे के तो कोई भी बिजनेस नहीं चलता, ये तो बात जानते हो आप सभी। बिजनेस बिना पैसे के चल ही नहीं सकता, पैसा तो चाहिए। अब ये जो पैसा चाहिए, इस पैसे को कहां से लाया जाएगा? तो इस पैसे को लाने के लिए क्या किया जाता है? ये जो पैसा है हमारे पास वो रेज किया जाता है, किससे? शेयर कैपिटल से, किससे? डिबेंचर से, किससे? लोन से। इन सब चीजों से पैसे का, भाई पैसे का इनफ्लो होता है, इस पैसे को लगा दिया जाता है बिजनेस में। तो पैसा आना और जाना कहां से? फाइनेंस से, शेयर कैपिटल से, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी शेयर से। पैसे का आना और जाना जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है उसकी एक्टिविटी हम अलग बनाते हैं, उस पर अलग तरीके से नजर रखते हैं, जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीन तरीके की एक्टिविटीज के ऊपर काम करेंगे, जिसमें पहले का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरे का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड। आपको हमने ये भी बताया कि जब एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है उस समय तीन चीजें बनानी होती है। पहला क्या बताया हमने आपको? दूसरा क्या बताया? और तीसरा क्या बताया हमने आपको? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, नाउ चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के कितने मेथड होते हैं? बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड बेसिकली क्या है, सेल और परचेज ये आइटम को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये करना ही नहीं आपको, आपके कोर्स में नहीं है, खत्म। आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। तो हम बात सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की करेंगे। ओके जी, दो मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एग्जैक्टली फॉर्मेट। लेकिन ये जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूं आपको, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये एक तरीका होता है। इस साइड हम राइट हैंड में ऐसे एक सिंगल लाइन खींचते हैं और ये इस तरीके से हेडिंग जो होती है, इसका नाम है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर का। और यहां पे अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग बनाते हैं। उसमें कौन सी एक्टिविटी रखते हैं, ऑपरेटिंग। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ये जितने भी आइटम दिख रहे हैं, हमने यहां पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए हमें। जबकि ये जो होता है, आपको बता दूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा आइटम होता है, आफ्टर होता है। क्योंकि जो नीचे आप देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो आफ्टर प्रॉफिट शो कर रहा है। जबकि ये आफ्टर कब आया, जब इसमें टैक्स माइनस कर दिया गया, जब इसमें ऐसे भी आइटम माइनस कर दिए गए जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। जैसे कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपने जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए और वो पैसा आपने यहां लिख दिया, आप इसे पीएल अकाउंट में डेबिट करते हो। और पीएल अकाउंट में डेबिट करने का मतलब है आपका प्रॉफिट कम आ रहा है। हेलो, ये बात क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई आपने आइटम लिखा, इसका मतलब है कि प्रॉफिट कम आ जाना, ठीक है। और इसी तरीके से प्रपोज डिविडेंड 4 पॉइंट टू बी नोटेड, क्या लिखा हुआ है यहां पे, करंट ईयर। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड भी आप पीएल अकाउंट के डेबिट में लिख देते हो। इससे प्रॉफिट कम हो गया, हटा दो इसको कहीं और लेके जाते हैं, यहां नहीं लेके जाते। इंटरिम डिविडेंड पेड पॉइंट टू बी नोटेड, जो पैसा पे कर दिया है वो भी यहां पे नहीं आएगा। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो भी आपने ले रखा है। और कोई इसके अलावा और भी एक दो आइटम हो तो वो यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आ जाते हैं। वो सारे के सारे आइटम जो आपने यहां पे पीएल अकाउंट में डेबिट किया है, रिवर्स करके प्लस कर लेते हैं। इसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वैसे ना के बराबर होता है, ये जरूर मिलेगा आपको, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर आ जाए तो वापस इसे एड बैक कर दो, क्योंकि रिफंड ऑफ टैक्स को पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में दिखाने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। हेलो, रिफंड ऑफ टैक्स, जो हमने टैक्स पे किया, कई बार गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देती है। अब वो टैक्स हमें रिफंड कर दिया, सर रिफंड क्यों करेगी? कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें रिबेट देता है कई बार, और रिबेट देने की वजह से इस तरीके की कई बार हमारे पास पैसा आ जाता है, ठीक है। कई बार हमारे पास पैसा आ जाता है और पैसा जो आ गया हमारे पास, वो तो सिंपल सी बात है, इनकम लिखोगे, जब आपने टैक्स पे किया तो डेबिट में लिखा और जब रिफंड आया तो क्रेडिट में लिखते हैं। पीएल अकाउंट का क्रेडिट में लिखने से क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ा या घटा? बढ़ गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो उसको कम करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहां पे लेस कर दिया। जो आया इसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक बात हमेशा और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम में से बहुत सारे बच्चे अभी भी इन सब चीजों को लेके बड़े कंफ्यूज हैं कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस केस में प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या पड़ता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर आपने डेबिट साइड बढ़ा दिया, हेलो, अगर आपने डेबिट साइड बढ़ा दिया तो इसका इंपैक्ट बताओ मुझे, और डेबिट साइड अगर घटा दिया तो मुझे इंपैक्ट बताओ इसका। बोलो प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा। ये रहा मेरे पास प्रॉफिट, हाँ जी। अगर डेबिट साइड बढ़ाओगे तो डेबिट साइड बढ़ाने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, पक्का? ठीक है, मान ली आपकी बात, हमने कम हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड कम करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा,
बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात ये? ठीक है, इसका दूसरा इंपैक्ट भी समझ लेते हैं। अगर ये इफेक्ट हम क्रेडिट साइड के लिए देखें, किसके लिए जी? क्रेडिट साइड के लिए। तो रूल के मुताबिक क्रेडिट साइड अगर आपने बढ़ा दिया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हाँ जी, बढ़ जाएगा। और अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड आपने घटा दिया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? सर क्यों बता रहे हो? तो पता है हमें। हाँ पता है, लेकिन रिमाइंड भी तो कराना है। आप इतना सोच ही नहीं पाते वहां तक, जबकि हम बात सोचने की करते हैं वहां तक जहां से शुरू होता है। यही वजह है कि हमने यहां पे ये जो आप देख रहे हो ये प्लस माइनस का फंडा अपनाया। क्लियर है? जो आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो जो अब हम पहले क्वेश्चन शुरू करते थे इससे ऊपर से, अब हमारा क्वेश्चन ही यहीं से शुरू होगा। ये जितने भी आइटम देख रहे हो आप, आइटम टू बी एडेड, मैंने यहां पे जानबूझ के लिखा है आइटम टू बी एडेड, मतलब कुछ चीजें हम क्या करते हैं यहां पे ऐड करते हैं। और जो आइटम हम यहां ऐड करते हैं, जितने भी आइटम, चाहे वो किसी भी तरीके का आइटम हो, वो सारे के सारे आइटम हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ऐड करेंगे तो लेस वाला फंडा भी होगा भी कहीं ना कहीं, तो है ना। तो कुछ आइटम हम इसमें लेस भी करते हैं। लेस आइटम टू बी जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखना क्या लिखा है यहां पे। आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू आर नॉट अलाउड टू राइट दिस टाइप ऑफ एरो। आपको सिर्फ पूरा एग्जैक्टली लिखना, डिक्रीज DEC, समझ में आ रहा है, और इंक्रीज के लिए इंक्रीज। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पे वेट कीजिए, ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और इंक्रीज इन क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं। मैंने हेडिंग में लिख दिया, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो यहां आएगा, ऐड करेंगे हम। करंट एसेट्स अगर कम हो रहा हो और करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा हो, और लेस करते हैं इंक्रीज इन, और जो आता है उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेस करते हैं इसमें इनकम टैक्स पेड। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे क्या लिखा है वर्ड, जरा ध्यान से बताओ। ये वर्ड क्या लिखा है, एक बार और बोलो, क्या लिखा है? पेड। अच्छा, यहां पे भी इनकम टैक्स था, अभी नीचे यहां पे इनकम टैक्स के लिए क्या लिखा हुआ है हमने, बोलो। ये इनकम टैक्स ही है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर। तो एक बात समझ जाओ, अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर है तो यहां आएगा, ये प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये निकालने में, इसको निकालने में हम हेल्प लेंगे इसका। और अगर टैक्सेशन पेड है तो यहां पे माइनस करेंगे। ओके जी? हेलो? ठीक है, दोबारा जरा पूरा फॉर्मेट देखते हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कौन सा फॉर्मेट पढ़ रहे हैं हम? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐड करते हैं इसमें आइटम्स टू बी एडेड। लेस करते हैं इसमें आइटम्स टू बी डिडक्टेड। जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड करते हैं इसमें इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लेस करते हैं इसमें इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जो आता है उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेस करते हैं इसमें इनकम टैक्स पेड। जो आएगा उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कभी कभी ये पॉजिटिव आ जाता है, कभी कभी ये नेगेटिव आ जाता है। अगर मान लो ये नेगेटिव आ जाए तो कैश फ्लो की जगह यूज लिख लेते हैं कि कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हेलो? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग में क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत आसान है, इसमें कुछ याद रखने वाला है ही नहीं। एक कुछ आइटम होते हैं जिससे ऐड करते हैं, ऐड बता देते हैं कौन से आइटम होते हैं। वो आइटम जिनसे पैसा आया है। अच्छा, ये पूरा फॉर्मेट क्या बना रहे हैं, नाम क्या है इस पूरे फॉर्मेट का? तीनों मिला के जो आता है ऊपर में, मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना, इनको रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे पैसा आया है बिजनेस में?
ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐसा कौन सा आइटम है जिससे पैसा आ रहा है? जैसे कोई एसेट बेच दोगे पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बेच दोगे पैसा आएगा, वो यहां रिकॉर्ड किया जाता है। सेल कर दोगे पैसा आएगा ना, वो यहां। अच्छा, परचेज करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। क्या सेल करोगे? इन्वेस्टमेंट। क्या सेल करोगे? फिक्स एसेट्स, ये सब सेल करोगे। तो जो पैसा आया वो एड में, और जो गया वो, लेकिन कौन सा पैसा कौन सी एक्टिविटी का? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इसी तरीके से अगला बनाते हैं हम, इसमें भी मेन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जैसे कि शेयर इश्यू करोगे, डिबेंचर इश्यू करोगे, लोन लोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? ऐड करोगे। डिबेंचर रिडीम करोगे, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, पैसे चुकाओगे किसी को तो पैसा आएगा या जाएगा? लेस करोगे। जो आता है वो हेडिंग में लिखते हैं यहां पे क्या? और इससे पहले वाला जो था उसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये बी पार्ट, इससे पहले जो आया था वो ए, ये बी और ये सी, तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ के जो आता है, प्लस करके जो आता है, या तो वो इंक्रीज होगा या फिर वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। या तो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अगर बढ़ा तो इंक्रीज, घटेगा तो डिक्रीज। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इंक्रीज डिक्रीज एरो में नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जरा हेडिंग पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा हमने? इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें 4-5 आइटम होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर बैंक ओडी माइनस है तो नेगेटिव में लेके यहां पे टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये जो ऊपर वाला बैलेंस आया वो, और ये दोनों को प्लस करके ये जो आएगा, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, 100% होगा। अब ये है भी या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कर लो। कितना कैश है, कितना बैंक है, कितना शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और कितना मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इन सबको प्लस कर दिया। तो इसका टोटल और इसका टोटल, हेलो, क्या होना चाहिए? अगर इक्वल नहीं हुआ तो गलत, कुछ ना कुछ तो गलत किया है। ओके जी, बस इतना सा काम है। क्या कहते हैं इसको? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो कैलकुलेशन अभी यहां पे की है आपने वर्किंग कैपिटल में, किया कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट के अंदर ये जो कैलकुलेशन की है आपने, जितनी भी वर्किंग नोट के अंदर, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, और आपने निकाला यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड, इसकी कैलकुलेशन आपने की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस कैलकुलेशन को हम अपने फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं? तो सवाल बिल्कुल ठीक है, हां जी लिख सकते हैं। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइटम टू बी एडेड, अभी बता दिया मैंने सारे आइटम कौन कौन से ऐड होते हैं और कौन कौन से लेस होते हैं। जो आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद वही अपने तरीके ऐड करना और लेस करना। समझ में आया? तो ये वाला जो तरीका है मैं इसे बेस्ट मानता हूं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन यही हो जाती है, बार बार वर्किंग नोट में पेज पलटने की जरूरत नहीं होती, तो मैं इसे बेस्ट मानता हूं। होम फन में लिखिए, जितने भी लर्न ऑल कॉन्सेप्ट्स, लर्न ऑल कॉन्सेप्ट्स। एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं हुआ ना तो वो नहीं हो सकता कुछ भी। और मैं आपको बता दूं, रट्टाफिकेशन से तो फॉर्मेट नहीं लगता, ना याद होगा फॉर्मेट अच्छे से। बार 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 और बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो बार बार, और ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि बस पढ़ने का मतलब शुरू हो गए पंडित जी की तरह मंत्र पढ़ना, और जब भाई उसके बाद पता है पंडित जी कैसे पढ़ते हैं मंत्र, शुरू करते हैं उसके बाद तो बस उनको बस जल्दी से शादी निपटानी है, जल्दी से पूजा निपटाना है, वो नहीं काम करना। पंडित जी की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है? इसको आराम से पढ़ना है, समझते हुए। तो मजा आ गया? उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।